कल्पना कीजिए कि अगर कोई कहे कि भारत के मॉनसून, ऊर्जा सुरक्षा, खनिज नीति और भविष्य के व्यापार मार्गों का रिश्ता आर्कटिक की बर्फ से जुड़ सकता है, तो शायद लगे कि क्या कोई साइंस फिक्शन कहानी चल रही है। लेकिन वैश्विक राजनीति अक्सर वहीं से करवट लेती है जहां दुनिया की नजर सबसे कम होती है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए ओस्लो पहुंचे हैं। खास बात यह है कि 40 वर्षों से अधिक समय में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी नॉर्वे गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत की विदेश नीति अचानक उत्तरी यूरोप की ओर क्यों मुड़ रही है। चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि नॉर्डिक देश हैं कौन। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये बनाते हैं नॉर्डिक देश, जिनकी छोटी आबादी लेकिन तकनीक, नवाचार, हरित ऊर्जा और पूंजी में वैश्विक शक्ति, यानी जनसंख्या कम लेकिन रणनीतिक वजन बहुत भारी। और अब आते हैं असली कहानी पर, यानी आर्कटिक पर। दोस्तों, लंबे समय तक आर्कटिक सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब बर्फ के साथ भू राजनीति भी यहाँ पिघल रही है। आज आर्कटिक वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? तो इसका पहला कारण है नेटो का विस्तार। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद उत्तरी यूरोप का सुरक्षा ढांचा बदल चुका है। इससे रूस और पश्चिम के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ा है। इसका दूसरा कारण है रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी। आर्कटिक में दोनों देशों का बढ़ता सहयोग नए शक्ति समीकरण बना रहा है। और इसका तीसरा कारण है नए समुद्री व्यापारिक मार्ग। आर्कटिक की बर्फ से रूस के तट से गुजरने वाला नॉर्दर्न सी रूट खुल रहा है। यह मार्ग यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग दूरी लगभग 40% तक कम कर सकता है, यानी कम समय, कम लागत और वैश्विक व्यापार के लिए नया नक्शा। लेकिन अब सवाल है कि भारत को इससे क्या? दरअसल भारत 2013 से आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर है और हिमाद्री रिसर्च स्टेशन के जरिए अपनी वैज्ञानिक उपस्थिति बनाए हुए है। लेकिन आज सिर्फ वैज्ञानिक उपस्थिति काफी नहीं, अब रणनीतिक साझेदारियां जरूरी हैं और यही नॉर्डिक देशों का महत्व बढ़ता है। इनका पहला आयाम है स्वच्छ ऊर्जा। नॉर्वे ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीन शिपिंग और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक में अग्रणी है। तो जब भारत अपने भारी उद्योगों को डिकार्बोनाइज करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब नॉर्डिक साझेदारी तकनीकी और निवेश दोनों दे सकती है। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता अगले 15 वर्षों में लगभग $100 अरब निवेश का वादा करता है। इसका दूसरा आयाम है क्रिटिकल मिनरल्स। आज दुनिया में तेल से ज्यादा चर्चा रेयर अर्थ और रणनीतिक खनिजों की है। भारत इन संसाधनों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और स्वीडन के पास दुर्लभ खनिज संसाधन है। नॉर्वे के पास डीप सी माइनिंग की संभावनाएं हैं और डेनमार्क ग्रीनलैंड के जरिए रणनीतिक खनिजों तक पहुंच देता है। और इसका तीसरा आयाम है भारत का मानसून। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि आर्कटिक की बर्फ और भारत की बारिश का रिश्ता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बैरेंट्स कारा सागर में बर्फ पिघलने का प्रभाव भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर पड़ सकता है, यानी आर्कटिक में बदलाव भारत की खाद्य सुरक्षा तक असर डाल सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब भारत रूस से दूर जा रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यही भारत की विदेश नीति की असली ताकत है, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत पश्चिम के साथ भी जुड़ता है और रूस के साथ भी और नॉर्डिक देशों के साथ भी, क्योंकि बहुध्रुवीय दुनिया में विकल्प ही शक्ति है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुवीय रोशनियां भारत से दूर जरूर हैं, लेकिन भारत और नॉर्डिक देशों के हित तेजी से करीब आ रहे हैं। भारत के लिए नॉर्डिक देश केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि तकनीकी, हरित ऊर्जा संसाधन और भविष्य की रणनीति का प्रवेश द्वार बन सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कई बार इतिहास सीमाओं से नहीं बल्कि पिघलती बर्फ से लिखा जाता है। धन्यवाद।